हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 2019 के, यानी कि प्रीवियस ईयर के 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं 2019 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो कि पैटर्न चेंज हो चुका था, तो उसके क्वेश्चंस को हम कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करें। तो ऑलरेडी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आज के लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 20 से लेके 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस हमारे मॉडर्न अलजेब्रा से है और जो 5 क्वेश्चंस है लीनियर अलजेब्रा से। तो प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए काफी यूजफुल होगा, जो पेपर आपका 27 को होने वाला है। बाकी जो भी इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट पे जाके 60 डे चैलेंज के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मोर देन 50 वीडियोस हैं। वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि उसमें भी नेट के, सेट के, गेट के और IIT जैम के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। तो आप वो भी वीडियो देख सकते हो, वो आपके लिए काफी यूजफुल होगा। आपका उसको PDF भी मिल जाएगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना सेट 2019 के क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है। जैसे कि ग्रुप का ऑर्डर दिया है हमारे पास 2n। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जी इज। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 2 ऑर्डर के ग्रुप जी के अंदर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये नोटिस करना है कि क्वेश्चंस में गिवन कैसे है और क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 21 में गिवन क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है, यानी कि जो ग्रुप का ऑर्डर है जी इज इक्वल टू 2n। एक फाइनाइट ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर 2n। और सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रुप के पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी ऑफ ऑर्डर 2। यानी कि ग्रुप का ऑर्डर 2n है, पहला कंडीशन हमारे पास गिवन ये दिया है। और क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ग्रुप जी के अंदर ऑर्डर 2 के। और हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिया है ऑड इवन का, n और n+1, मतलब ऑड इवन से रिलेटेड है। तो अब देखो कुछ समझते हैं। हमें पता है एक ग्रुप जिसे हम कहते हैं डाइहेड्रल ग्रुप Dn। तो Dn का जब हम ऑर्डर निकालते हैं, द ऑर्डर ऑफ Dn ग्रुप इज 2n। ये ऑलरेडी हमें पता है कि जो Dn ग्रुप है, डीएड्रेन, जिसे हम डाइहाइड्रल ग्रुप या सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, तो Dn के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो 2 है। और इसके पास कुछ रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से है कि इवन और ऑड पे। अगर सपोज n, ये जो n है, अगर इवन है और ऑड, अगर सपोज n इवन है तो इसके पास n+1 एलिमेंट होंगे जिनका ऑर्डर क्या है, इवन। अरे सॉरी, ऑर्डर 2 है। यानी कि 2 ऑर्डर के वो सारे एलिमेंट होंगे तो 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, n+1। मैं आपको बताऊंगा क्यों होते हैं, और ऑड में सिर्फ n होते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है ऑर्डर 2n का, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के इन जी के अंदर, अगर n इवन है तो वो n होगा। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन रॉन्ग। फोर्थ में कह रहा है कि n+1 होंगे जब n इज ऑड। अगर n ऑड होगा तो कह रहा है n+1, तो ये भी रॉन्ग। यानी कि C और D ऑप्शन रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि इवन पे n+1 है और जबकि ऑड पे n है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड। अगर ये ऑड है
तो n क्या होगा ऑड, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ऑर्डर के होंगे वो कितने होंगे, ऑड होंगे, यानी कि इवन तो हो ही पॉसिबल ही नहीं है। तो देयरफॉर हमारे पास जो ए में ऑप्शन में कह रहा है कि कुछ ऐसे आर एग्जिस्ट होंगे सच दैट कि किसी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2r, मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2r + 1, बट हर एक केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो रहे हैं 2 ऑर्डर के वो हर केस में कितने हो रहे हैं, ऑड हो रहे हैं, इवन पॉसिबल ही नहीं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑड वाला, क्योंकि हर एक n के लिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के वो कितने होंगे, ऑड। अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 2 और इवन होगा तो रॉन्ग, इसमें कह रहा है ऑड तो ये राइट। ये कह रहा है कि n इवन के लिए n है, बट हमने देखा कि n इवन के लिए वो n+1 है और ऑड के लिए n+1 है, बट हमने क्या देखा कि n इवन जब n ऑड है तो उसके पास कितने होते n, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होता है। ऐसा एक्चुअल में जैसे कि हम D4 ले लें, D4 में क्या होता है, अगर ये सपोज हमारे पास एक डायहेड्रल ग्रुप ले रहा हूं तो इसमें तो 4 तो रोटेशन होते हैं, तो जो 4 रोटेशन वाले हैं अब आपकी 4 रिफ्लेक्शन वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाले जितने भी एलिमेंट हैं इनका ऑर्डर कितना होता है 2, क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होते हैं, यानी कि इनका 2 ऑर्डर पे मतलब उनको फिर से अप्लाई किया जाए तो आंसर कितना आ जाता है, आइडेंटिटी। अब ये तो होते ही है, बट जब इवन वाला कॉन्सेप्ट आता है तो यहां पे जो हमारे पास वो एलिमेंट 180 डिग्री वाला जब हम रोटेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट का, सपोज एलिमेंट है जी, तो जी 180 जब करते हैं तो इसका भी ऑर्डर कितना हो जाता है 2, क्योंकि अगर इसको फिर से अप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाती है। तो देयरफॉर इवन के लिए हमारे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज जी 180 डिग्री जब हम रोटेशन करते हैं 180 डिग्री से, बट जबकि ये ऑड के लिए ये पॉसिबल ही नहीं, ऑड के पास 180 डिग्री के एलिमेंट मतलब रोटेशन वाले एलिमेंट होते ही नहीं, बट जब इवन होता है तो उसके पास एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि 180 डिग्री रोटेशन का रहता है और उसकी ऑर्डर क्या होती है 2। तो देयरफॉर इवन के लिए n+1, ऑड के लिए सिंपल n, जो सारे रिफ्लेक्शन वाले एलिमेंट होते हैं। तो ये आइडिया है कुछ कि क्यों नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास n+1 और n होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, इसके लिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि H एक प्रॉपर सब ग्रुप है एडिटिव ग्रुप Q+ का, तो जो कोशेंट ग्रुप होंगे Q/H के मस्ट बी। अब देखो Q एक इनफाइनाइट ग्रुप है, H अगर मैं सपोज प्रॉपर सब ग्रुप ले लूं, सपोज मान लो मैं Z को ही ले लूं, Q/Z, वी नो दैट कि Q/Z ये जो एक ग्रुप फॉर्म करता है हम इसे क्या लिखते हैं, Q+Z सच दैट Q बिलोंग्स टू रैशनल। तो क्लियरली ये कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है। अब ये अगर एक इनफाइनाइट कोशेंट ग्रुप है तो क्लियरली बाकी सारे ऑप्शन फाइनाइट वाले तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, इवन ऑर्डर का कॉन्सेप्ट उसमें रहेगा ही नहीं। पहला कह रहा है कि फाइनाइट होगा इवन ऑर्डर का, जब इनफाइनाइट है काउंटर एग्जांपल से ये भी एलिमिनेट। ये कह रहा है फाइनाइट ऑड ऑर्डर का, ये भी रॉन्ग, ये कह रहा है फाइनाइट, ये भी रॉन्ग, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट एक खासियत होती है Q/Z के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे फाइनाइट ऑर्डर के होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभी यही क्वेश्चन हमको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या कोई ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप है सच दैट कि देयर एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो फाइनाइट हो। तो Q/Z एक ऐसा इनफाइनाइट ग्रुप है, बट उसके सारे एलिमेंट के जो ऑर्डर है वो कैसे हैं, फाइनाइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23, ये काफी मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जब हमें ग्रुप के ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी एक ग्रुप है ऑर्डर 61 और क्लियरली 61 प्राइम नंबर है और पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे जी के। अब हमें पता होता है कि प्राइम ग्रुप है मतलब वो साइक्लिक ग्रुप है, और कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप उतने ही होते हैं जितने उसके फैक्टर होते हैं। अब 61 प्राइम नंबर है तो इसके 2 ही फैक्टर्स होंगे, या तो 1 या तो 61, तो देयरफॉर इसके पास ओनली 2 सब ग्रुप होंगे। अब 2 क्यों, क्योंकि एक तो ट्रिवियल और एक इटसेल्फ जी, बाकी इसके पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि जी अगर एक ग्रुप है इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिक्स का ओवर द फील्ड Z2 01 देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। अब ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे बेस है। देखो अब इसमें क्या कह रहा है कि जी एक ग्रुप है इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो n इज इक्वल टू 2, और कह रहा है कि ओवर Z2, तो Z2 यानी कि यहां पे मैं कह सकता हूं कि P इज इक्वल टू 2 है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ, हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर n क्रॉस r n ओवर ZP, क्योंकि जितने भी अगर मैं ग्रुप फॉर्म करूं, जितने भी नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, उन सारे नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का अगर एक ग्रुप फॉर्म करूं तो उसको हम कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ओवर ZP। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है P⁻n माइनस 1 P⁻n माइनस P सॉल्व अप टू P⁻n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं P के प्लेस पे 2 पुट कर दूं, N के प्लेस पे 2, तो P 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2, बस इतने होंगे, क्योंकि N माइनस 1 तक लेना है, मतलब इतने तक। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे 6। तो यानी कि जी अगर एक ग्रुप है 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड Z2, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे जी के अंदर वो कितने होंगे 6। बाकी इसे तो हम फॉर्म भी कर सकते हैं, इसके पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे वो भी बना सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगा 6 करेक्ट हो जाएगा, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीआईडी। पीआईडी का मतलब ये होता है कि किसी भी डोमेन को, इंटीग्रल डोमेन को हम पीआईडी तब कहते हैं, एवरी इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी, इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी पीआईडी इफ एवरी आइडियल इज अ प्रिंसिपल आइडियल। जब उसके सारे आइडियल क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल आइडियल। तो पीआईडी का डेफिनेशन क्या है कि अ इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी पीआईडी इफ एवरी आइडियल इज, क्या होना चाहिए, जितने भी आइडियल है वो क्या होने चाहिए, एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल। अब प्रिंसिपल आइडियल का मतलब क्या होता है, अ आइडियल इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट, जब वो किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। तो देखो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया, ये हमारे पास एक रिजल्ट भी है। अगर f एक फील्ड है देन f ऑफ एक्स वाई, अगर ये 2 एलिमेंट से जनरेट हो रहा है तो क्लियरली कभी भी पीआईडी नहीं हो सकता। अब Z30 की बात करते हैं। अब मैंने पहले स्टेटमेंट में कह दिया है कि अ इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी पीआईडी। अब इंटीग्रल डोमेन तो उसके लिए कंपलसरी है, अब ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। इंटीग्रल डोमेन का मतलब ऐसे 2 एलिमेंट अगर वो नॉन जीरो है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यानी कि इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन आइदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0। बट Z30 के अंदर अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे एलिमेंट ले सकता हूं जो कैसे हैं, नॉन जीरो है, बट उनका प्रोडक्ट या उनका समेशन वो क्या हो जाएगा, वो क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, अरे जीरो हो जाएंगे, बट ना तो ए जीरो है ना तो बी जीरो है। तो देयरफॉर Z30 तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। फिर आ जाता है Z ऑफ एक्स। Z ऑफ एक्स के बहुत सारे रिजल्ट है। सिंपल रिजल्ट ये है कि मैंने क्या कहा कि किसी भी आईडी को हम तब कहते हैं वो पीआईडी होगा जब उसके हर एक आइडियल क्या होने चाहिए, पीआईडी हो, प्रिंसिपल आइडियल होने चाहिए, यानी कि वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होना चाहिए। बट Z ऑफ एक्स के अंदर हमारे पास जो आइडियल है, एक आइडियल ले सकते हैं जो किससे जनरेट हो रहा है, 2x से। तो देयरफॉर Z ऑफ x हैज अ आइडियल विच इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल, देयरफॉर Z ऑफ x इज नॉट अ प्रिंसिपल आइडियल। तो देयरफॉर बी ऑप्शन क्लियरली हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बाकी और भी बहुत सारे थ्योरम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी, जैसे कि Z ऑफ x का सपोज मुझे पीआईडी बताना है, तो रिजल्ट ये है कि अगर किसी भी डोमेन के अंदर सपोज कोई भी एलिमेंट ले लूं, अगर वो मैक्सिमल है, मतलब कोई भी आइडियल अगर मैक्सिमल आइडियल है तो वो इफ एंड ओनली इट इज प्राइम आइडियल हो जाएगा। तो देन अगर Z ऑफ x पीआईडी हो जाए तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, Z फील्ड हो जाता है। यानी कि रिजल्ट कुछ इस तरीके से है
जैसे कि फॉर एग्जांपल जेड ऑफ एक्स के अंदर मैं ये ले लूं, तो क्लियरली ये प्राइम आइडियल है, बट क्या नहीं है, मैक्सिमल आइडियल नहीं है। ये प्राइम आइडियल है बट क्या नहीं है, मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो एक तो इससे भी ट्रू हो गया और एक तो इससे भी ये मतलब हम प्रूव कर सकते हैं कि जेड ऑफ एक्स पीआईडी नहीं है, क्योंकि अगर जेड ऑफ एक्स पीआईडी होता तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट अगर मैं प्राइम आइडियल ले रहा हूं तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मैक्सिमल आइडियल। बट ये प्राइम आइडियल है बट मैक्सिमल आइडियल नहीं है। और एक रिजल्ट है कि अगर सपोज हमारे पास अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं और ये एफ ऑफ एक्स अगर कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, फिर से सुनो, अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी और एफ ऑफ एक्स अगर सपोज पीआईडी हो जाए देन एफ मस्ट बी फिल्ड। तो क्लियरली जेड कैसा है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी। अगर सपोज जेड ऑफ एक्स पीआईडी हो गया, इसका मतलब जेड को क्या हो जाना चाहिए, फिल्ड। बट वी नो दैट कि जेड फिल्ड नहीं है। अब जेड फिल्ड नहीं है, फिल्ड नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास हर एक एलिमेंट उसका यूनिट नहीं है। तो देयरफॉर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है, 2-3 रिजल्ट जिसका यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि जेड क्या नहीं, जेड ऑफ एक्स इज नॉट अ पीआईडी। अब ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस मॉडर्न अलजेब्रा से। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस लीनियर अलजेब्रा से, और लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन सिंपल से, कुछ हार्ड नहीं है, ना ही कुछ ज्यादा डीप में पूछा है, एकदम सिंपल बेसिक के क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन कि W एक सब स्पेस है R⁴ का जो कि स्पैन हो रहा है बाय द वेक्टर। सपोज हमारे पास ये वेक्टर दिए हैं, ये 1 2 0 0 है, ये 0 1 2 0 है और ये 1 1 -2 0। ये हमारे पास 4 वेक्टर्स दिए। तो जो डायमेंशन ऑफ कोसेंट स्पेस R⁴W, अब ये हमें पता है कि अगर हमें डायमेंशन फाइंड करना है V/W का, तो ये सिंपल हो जाता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। बस इसी फॉर्मूला को यूज करना है। अब क्लियरली देखो, V का डायमेंशन तो 4 है, अब फाइंड किसका करना है हमें, W का डायमेंशन। तो W का एक काम करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म कर देते हैं। अगर उसके मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे तो 1 2 0 0 0 1 2 0 और ये 1 1 -2 0। अब अगर इसमें से इसको माइनस कर दो, देख लेता हूं इसके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कितने हैं। अब देखो 2 - 2 कितना हो जाएगा, तो अगर मैं इससे क्या थे एंट्री मेरे 2 1 1, 2 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 0, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और जब मैं यहाँ पे करूंगा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये 1 -2 यानी कि ये आ जाएगा -1। तो अगर अब जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0 0। अब इसके पास कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने रो है, सिर्फ 2 ही रो है, मतलब 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है। तो देयरफॉर W का डायमेंशन कितना होगा, जितने कि इसके पास नंबर ऑफ नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। तो 4 - 2 दैट इज 2। तो देयरफॉर जो V/W का जो डायमेंशन है दैट इज R⁴/W का जो डायमेंशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4। मतलब काफी सिंपल रिजल्ट बेस पे था। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन स्पेस का डायमेंशन पूछा है, तो देयरफॉर ए ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन रॉन्ग और ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट ऑन C²। अब ध्यान से सुनना, अगर ये सपोज C पे पूछता तब तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता, वी नो दैट ये किसका डेफिनेशन है, इनर प्रोडक्ट का। बट ये R पे पूछा है तो R पे हम कॉन्जुगेट लेते हैं, मतलब A है तो दूसरा क्या होना चाहिए B बार, मतलब जिसका रिजल्ट आता है A × B बार। तो देयरफॉर x1 y1 बार प्लस x2 y2 बार, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट। तो देयरफॉर जो सेकंड वाला है वही है, तो देखो ओनली सेकंड किस में दे रहा है, C में, तो बाकी A B ऑप्शन रॉन्ग। बाकी कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर्म नहीं करेगा। C² के अंदर जो इनर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं वो x1 y1 कंजुगेट प्लस x2 y2 कंजुगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, R³ से लेके R² तक एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से। Then the matrix representation of the T with respect to standard basis of R³ and R²। अब स्टैंडर्ड बेसिस बोल दिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं है। अब 3×2 है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2×3। अब पहले तो डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो A और D ऑप्शन को, 2×3 होंगे। अब देखो यहाँ पे
पहला बेसिस लूंगा तो x की कोएफिशिएंट रहेंगे, बाकी सब 0, तो x का कोएफिशिएंट 1, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो 1 0 और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये मेरा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बाकी भी चेक कर सकते हैं, जब मैं y पुट करूंगा तो ये 0 और यहाँ पे 1, देखो ये 0 है तो ये 0 और यहाँ पे 1। थर्ड में z का कोएफिशिएंट देखेंगे तो 1 और -1, तो ये 1 और माइनस, तो देयरफॉर डी ऑप्शन राइट, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो रियल के काफी इजी क्वेश्चन है। हम ये कह सकते हैं कि जो सेट में जो लीनियर अलजेब्रा के ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट हम देख के भी कर सकते हैं। अब देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। एक रियल मैट्रिक्स दिया है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इज ट्रू। अब ध्यान से सुनो, इसका कोएफिशिएंट अगर हम देखें तो कोएफिशिएंट कितना आएगा, -1 विच इज नॉन जीरो। कुछ चेक ही नहीं करना है क्योंकि सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, ए इज इन्वर्टिबल। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, जब उस मैट्रिक्स का जब हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लेंगे और उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो नॉन जीरो हो जाए। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है तो क्लियरली इन्वर्टिबल। बाकी नील पोटेंट ये सब चेक ही नहीं करना है। डायगोनलाइजेबल तो वैसे भी नहीं है क्योंकि सारे लीनियर फैक्टर्स नहीं है। अब ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 30, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। V से लेकर W तक 2 कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस दिया है। अगर T के पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो फाइंड करना एडजॉइंट मैप T स्टार। एडजॉइंट मैप का मतलब क्या होता है, T स्टार का मतलब होता है कंजुगेट करके फिर इसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर इसका एक T का ट्रांजुगेट कहते हैं। तो सिंपल क्या करेंगे हम, पहले तो इसका कंजुगेट ले लेंगे, अरे ट्रांसपोज ले लेंगे, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद इसका कंजुगेट ले लो, तो देखो 2 1 - i, इसमें 1 प्लस, ये रॉन्ग मतलब ये राइट। मतलब हम ऑप्शंस को देख के से डायरेक्ट इसे डील कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो यानी कि जो स्टार्टिंग के 30 to 40 क्वेश्चन है ना, जितना कम टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ये वीडियो काफी शॉर्ट था क्योंकि रियल और मॉडल अलजेब्रा काफी इजी क्वेश्चन थे, कुछ ज्यादा ऐसा डिटेल में नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। अगर आपने काफी पढ़ा है ग्रुप थ्योरी तो आपको रिजल्ट बेस पर डायरेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे, बट आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ ट्रिक्स पता होने चाहिए, बहुत ही डीप में नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि नेट और गेट में डिफरेंस क्या होता है, आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस को किस तरीके से सोचना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको सारे रिजल्ट पता है तो कुछ भी इतना आपको डिटेल में सोचना नहीं, आपको पता है 5 टिक करके आ सकते हो। किसी भी क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के 30 to 40 क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में आपको डीप स्टडी या कुछ ट्रिक या फिर कुछ ऐसा कंडीशन वगैरह नहीं दिया। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं। तो एज कम्पेयर टू नेट और गेट सेट का पेपर काफी इजी आता है। तो आई होप आपको वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और प्लीज जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज लाइक एंड कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी वीडियो को पब्लिक देख रही है। तो प्लीज जितना हो सकता है पॉसिबल हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक बताओ इसको। और जो भी डाउट रहता है, आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट करके भी बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई टॉपिक लगता है, किसी टॉपिक में आपको डाउट है, चाहे वो पार्ट ए को लेके है, चाहे पेपर 1 या पेपर 2 को, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।